कि तो प्रॉब्लम जो आज का है दैट प्रॉब्लम इज बिलोंग्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टेट एंड बेसिकली डील्स विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की एनालिसिस हम करते हैं, इफ यू एनालाइज द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस बेसिकली जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के लेवल के हिसाब से थोड़े से ज्यादा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, क्योंकि वहां पे एंथैल्पी इंट्रोपी इनकी बेसिक बात हो सकती है। और फिर भी आजकल के पर्सपेक्ट में अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे पास राजस्थान से आया है, बीकानेर से। और इस ये क्वेश्चन जब आया है तो वो उस जेई मेंस के टैग के अंतर्गत आया है। जो हम क्वेश्चंस मंगवाते हैं तो वो टैग कर देते हैं कि जेई मेंस का है, एडवांस का है कि नीट लेवल का है। तो जो हमारी टीम है जिससे ये क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए लिया, तो उसने जेई मेंस में टैग किया था। खैर, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन जेई मेंस का है कि एडवांस का है। इंपॉर्टेंट इस बात पर है कि क्या इसके कॉन्सेप्ट जो है वो और लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। मैक्सिमम बेनिफिशियल अकाउंट्स अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में वो बेनिफिटेड होते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पे और समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन पे जरा आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ यू, कैपिटल यू है, सिग्निफाइज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इफ यू सिग्निफाइज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड कैपिटल पी वी एन टी सिग्निफाइज द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर with respect to an ideal gas, then which of the following statement is true? चार ऑप्शंस दिए हैं, del u by del v, partial differential of internal energy with respect to volume, keeping temperature is equals to constant is equals to temperature multiplied by differential of pressure with respect to temperature, keeping volume as a constant minus pressure term. सेकेंड है आपका differential of internal energy with respect to volume, keeping temperature as a constant is equals to P minus temperature multiplied by differential of the pressure term upon with respect to temperature at keeping volume as a constant. And C है आपका differential of the internal energy with respect to pressure keeping volume as a constant is equals to pressure multiplied by the differential of the volume function upon with respect to temperature keeping volume as a constant minus temperature. एंड थर्ड है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ये जितना ये बोलने में लग रहा है, शायद बहुत से कैंडिडेट्स को लग रहा होगा शायद ये टफ है, तो मैं कहूंगा उतना टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्चुअल जरूर है। और कॉन्सेप्चुअल इस टर्म में है, इस टर्म्स में है कि आपको जो दिया हुआ है इसमें, आप अभी क्वेश्चन के एनालिसिस में देखेंगे जितना आपको दिया हुआ है उससे ज्यादा भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट इंडल्ज करने पड़ेंगे। मतलब वो कॉन्सेप्ट वो ऐसे टर्म्स जो टर्म्स इन क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, लेकिन उन टर्म्स का यूज करके आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। ये क्वेश्चन इस मामले में बहुत अच्छा है, तभी मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह ये पैटर्न जो है आगे भी फॉलो होगा। जब कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके सॉल्यूशन में अलग बाहर से कुछ टर्म्स इंडल्ज करने पड़ेंगे और उनका सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए, पहला तो हमें ये तो पता है कि इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस है, मैक्सवेल रिलेशनशिप कहते हैं। तो मैक्सवेल रिलेशनशिप में पहला मैक्सवेल रिलेशनशिप हम एक्सप्लॉइट करते हैं। पहला क्या, अगर हम कहें, अगर मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें, फिर डी इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। यहाँ पे जो डीएस है वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जो एस होता है वो एंट्रोपी को सिग्निफाई करता है, लेकिन चूंकि यहाँ डीएस का टर्म है इसलिए चेंज इन एंट्रोपी लिखा है मैंने, ठीक है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस पूरी क्वेश्चन में कहीं भी एंट्रोपी का जिक्र है नहीं, लेकिन इसके सॉल्यूशन में एंट्रोपी आपको देखने को मिलेगी। अभी एंट्रोपी भी देखने को मिलेगी, साथ साथ में एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जैसा एक ए का टर्म जो है जो मैक्सवेल रिलेशन में होता है वो भी इसमें यूज आएगा। बिना उसके यूज किए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर्सपेक्ट से क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहलाता है, क्वालिटी कंटेंट है। तो बात करते हैं, अगर चूंकि इंटरनल एनर्जी की बात है तो मैक्सवेल इक्वेशंस में से इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन हमने छांट ली, और वो इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन में से अगर हम बात करें तो एक ही है और वो ये है, ठीक है। डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के चेंज की बात कर रहे हैं और इंटरनल एनर्जी के चेंज के रिस्पेक्ट में हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन में एक इक्वेशन है जो इंटरनल एनर्जी को मैप करती है चेंज इन वॉल्यूम में या टेम्परेचर के, इसमें टेम्परेचर आता है एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमें यही चीज चाहिए वहां पर भी अपने ऑप्शंस में भी, जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है।
तो पहला एनर्जी, पहला हमने डी यूज कर टी डी एस माइनस पी डी वी, ये पहला मैक्सवेल रिलेशनशिप यूज किया जहां पे एस जो है वो एंट्रोपी होता है, डीएस लगा इससे चेंज इन एंट्रोपी होगा। अब वो दोनों साइड को डीवी से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल चाहिए, ऑप्शंस में हमारा वही अवेलेबल है। तो हमने डी इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर दिया इंटरनल एनर्जी को। तो हमारा चूंकि कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट, क्योंकि वहां पर भी टी एज अ कांस्टेंट डिफरेंशियल कहा गया है, तो एज चूंकि टी एज अ कांस्टेंट डिफरेंशियल कहा गया है तो यहाँ पर भी एज अ टी एज अ कांस्टेंट मैंने लिख दिया। डिवाइडिंग बाय डीवी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट, इसलिए यहाँ लिख दिया क्योंकि हमारे ऑप्शंस में भी यही चीज थी, वॉल्यूम एज टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट दिखाया गया है। फिर हम देखेंगे कि आगे वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट भी एक ऑप्शन में है, वो कितना सही बैठता है कितना नहीं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं। कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल टी बाहर आ गया, टी कांस्टेंट है, डेल एस बाई डेल वी कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट माइनस पी। अब डीवी बाई डीवी कट जाएगा तो पी बचेगा केवल, तो इसलिए माइनस पी यहाँ पे बचा हुआ है, रिमेनिंग है। तो इक्वेशन हमारी डिड्यूस होकर यही, अगर हम दोनों साइड डीवी से डिवाइड कर देते हैं कीपिंग टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहां पर हम आगे रुक गए कि अब यहां पर इसके आगे हम कैसे अपनी इक्वेशन को मैप करें। हम कंपेयर करते हैं, वैसे तो हमारे कंपेयर करने पे सॉल्यूशन ए पे आप टिक लगा सकते हैं, जो इसमें ब्लफ मारते हैं उनके लिए तो बेटर है, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं, हो सकता है ये ऑप्शंस दिए हैं, हो सकता है इनमें से ये रिवर्ट कर दें, बाकी बी सी और डी ऑप्शंस कुछ ऐसे दे दें जो नियरेस्ट हो उस ऑप्शन के, जहां पे आप फंस जाएं। तो इसलिए हम टू द पॉइंट एक्यूरेट सॉल्यूशन पे हम अगर अपना कंसंट्रेट करें और ब्लफिंग ना करें तो देखते हैं कि अब ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल इसी तरह मैच कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ डेल एस बाई डेल वी है, यहाँ डेल पी बाई डेल टी है। तो क्या अगर ये दोनों चीज इक्वेट हो जाए तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो लॉजिकली भी क्या दोनों चीजें इक्वेट हो पाएंगी, इसको देखते हैं। इसके लिए हम एक फॉर फर्दर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फॉर फर्दर सॉल्यूशन वी हैव टू टेक यूज ऑफ अनदर मैक्सवेल इक्वेशन, एक दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन हम यूज करते हैं जिसमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज की इक्वेशन भी आएगी, डी एज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ये इक्वेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली कि इस इक्वेशन इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में दो ऐसे टर्म्स भी आए हैं जिनका इस आपके इस प्रॉब्लम डोमेन से कुछ लेना देना नहीं है, सिंटैक्टिकली लेना देना नहीं है, ना ही इसमें कहीं जिक्र है एंट्रोपी का, ना ही हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का कोई जिक्र है इसमें, लेकिन इसके सॉल्व किए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डीएस का सेकंड आपकी थर्ड ये मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को मैंने यूज किया, डीएस टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, जहां एस एंट्रोपी है और डी ए जो है वो आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, चेंज इन, क्योंकि डीए लगा है तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज किया। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कहां मॉडिफाई करेंगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में पहले टी एज अ कांस्टेंट ले लिया, तो टी एज अ कांस्टेंट ले लेंगे तो डी टी का टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गया, तो ये आ गया माइनस पी डी वी, और चूंकि वी नीचे चलेगा तो डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज टू माइनस पी हमारा बचा। इसी तरह सेकंड में टेकिंग वी एज अ कांस्टेंट, डीवी को जीरो कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, डी एस टू माइनस एस डी टी डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वी एज अ कांस्टेंट लिया था, डीवी इज टू जीरो हो गया था, तो माइनस एच बचा यहाँ पर, डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज टू माइनस एच बचा यहाँ पर। तो अब इन दो एक्सप्रेशन से लेके हम क्या कर सकते हैं, इनमें थोड़ा सा हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और करेंगे। यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे लगता है स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी। चलिए, हमने क्या है, इस इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग वी एज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट। ठीक है, जब करेंगे तो डेल स्क्वायर ए बाई डेल वी इंटू डेल टी कीपिंग वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल टी कीपिंग वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन ए का, विद रिस्पेक्ट टू टी से डेल पी बाई डेल टी है, विद कीपिंग वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट, इसीलिए वी एज अ कांस्टेंट रख दिया है, तो ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बी आपकी है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बी, दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वी कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट। तो हमारा ये हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेट करने से हमें मिलेगा क्या, हम कंपेयर करने के बाद किसी सॉल्यूशन पे अराइव कर पाएंगे। तो जब हमने इक्वेशन बी को हमने ए आपका विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट किया कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट, फिर से देख लीजिए, मैप करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमने इस इक्वेशन में इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वी कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट, तो यहां पर भी कुछ इस तरह का टर्म आ गया, डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी इंटू डेल वी, और चूंकि इस राइट साइड में माइनस एस था तो माइनस डेल एस बाई
डेल वी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट, तो टी बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गई, देख रहे हैं। तो कंपेयर करिए इन दोनों इक्वेशंस को, तो कंपेयर करेंगे तो डेल स्क्वायर ए बाई डेल बी इंटू डेल टी और डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी इंटू डेल बी, दोनों ये सेम लेफ्ट हैंड साइड की चीज, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की चीज सेम है, इसे राइट साइड की चीज भी सेम हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए हमने इन दोनों को भी इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो इक्वेट किया तो माइनस माइनस कट जाएगा और एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन से फायदा क्या है हमें, कि हम देखेंगे गौर से, तो हमें जो जिस इक्वेशन पर हम अराइव करके रुक गए थे कि इसके आगे कहां बढ़े, तो वो चीज हमें मिल जाएगी कि डेल एस बाई डेल वी इंटू टी इक्वेट कर जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जब देखेंगे इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ लिखा भी है मैंने इसलिए रिप्लेस, तो डेल पी बाई डेल टी इंटू वी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाले एक्सप्रेशन से। जब इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन ये आएगा वो एक्सप्रेशन ऑप्शन ए का है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जा रहा है इससे। तो इतना सब जो किया गया इसमें ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन बहुत इतना टफ नहीं कहलाएगा, अगर आपको बेसिक मैक्सवेल इक्वेशंस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में जिन टर्म्स का यूज नहीं भी किया गया है, वो टर्म्स जैसे एंट्रोपी का यूज कहीं भी इस क्वेश्चन में इन अ गिवन क्वेश्चन जो है, अगर हम क्वेश्चन को की डेफिनेशन को पढ़ें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें, तो कहीं भी आपको इस क्वेश्चन में एंट्रोपी का यूज या एस का टर्म नहीं दिखेगा, ना ही हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का टर्म दिखेगा। और आगे जाके आप देखेंगे तो इस तरह के टर्म जो है अपने आप सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। जैसे हेल्महोल्ट्ज वाला टर्म जो है वो यहाँ इक्वेट होकर कैंसिल हो गया, यहाँ आपका वैनिश हो गया, और जो एंट्रोपी वाला टर्म जो आया था वो हमारे फाइनल इस इक्वेशन में इक्वेट करने के बाद ये उन टर्म से बदल गया जो टर्म्स हमारे पी टी एंड वी गिवन कांस्टेंट थे। ठीक है, तो उसके साथ ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम बात डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ ए और बी ऑप्शन तो फिर भी चलो ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यू के किसी भी यू के जो हमारा इंटरनल एनर्जी के मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने लगाई है डी टीडीएस माइनस पीडीवी, उसमें कहीं भी आपका जो है विद रिस्पेक्ट टू पी अगर आप डिफरेंशिएट करते भी हो, सपोज इस इक्वेशन को करते हो, अब यहीं पे देखते हैं इस इक्वेशन को कि डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो राइट साइड के एक्सप्रेशन में कुछ बनता नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें तो आपका जो हमने पहले किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें ये टर्म कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जो हमारा जो इक्वेशन थी नॉर्मलाइज हो गई थी। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करेंगे तो राइट साइड में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा जो एक्सप्रेशन इस चीज को गवर्न करता हो या इस चीज के इक्वेट कहीं हो रहा हो। तो बेसिकली अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो इसीलिए सी ऑप्शन को किसी भी एंगल से ये नहीं बैठेगा, फिट बैठेगा करेक्ट होने के। ठीक है, तो वैसे तो जो ऑप्शंस के अनुसार आप इजिली जैसे ही आप यहाँ पे अराइव करोगे, इस स्टेटमेंट पे अराइव करोगे, आप गेस मार सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि जो सेलेक्टर्स हो, जो प्रॉब्लम सेलेक्टर्स हो, जो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देते हैं, माइट बी पॉसिबल कि वो 4 ऑप्शंस में ये बाकी 2 ऑप्शंस ऐसा आपके नियरेस्ट रखें ए ऑप्शन के कि शायद उसमें आप एक्सपेक्टेशन या ब्लफिंग ना कर पाओ। तो बेसिकली कि हम ब्लफिंग करें क्यों, अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे ही क्यों ना अराइव करें, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता नहीं और एक्सप्लेनेशन की इसमें कोई और जरूरत है। कोई डाउट अब आपको फिर भी रह गया तो वी आर ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल क्वेरी। और इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।